सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो साथियों, जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब तक हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। पहला चैप्टर है सुरक्षा चिन्ह एवं सावधानियाँ और नेक्स्ट जो चैप्टर था हमारा हस्त औजार। आज का जो हमारा चैप्टर है वायर, केबल और ज्वाइंट है। तो आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो वायर, केबल और ज्वाइंट से संबंधित होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि यह क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए है जो इस साल CBT एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये आए हुए हैं। साथियों, आपको बता दें, यदि आपको PDF चाहिए तो PDF का कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। साथ ही चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास प्रारंभ हो गई है। अब तक हमने 2 क्लास ले लिए हैं और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की 6 क्लास अब तक हमने ले लिए हैं। अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जा करके सबसे पहले उस क्लास को देखिए। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के जितने भी प्रश्न होंगे वो वायर, केबल और ज्वाइंट से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः धारा बांधने योग्य फ्यूज को सुरक्षित किया गया हो? 13 एम्पीयर, 16 एम्पीयर, 26 एम्पीयर या 39 एम्पीयर? तो साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथियों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा इससे हौसला बढ़ता है और आगे जितनी भी क्लास हम लेकर के आते हैं उसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पीयर। देखिए साथियों, किसी भी केबल की कैपेसिटी यदि 32 एम्पीयर है और आप कोई भी फ्यूज 32 एम्पीयर के रेटेड वैल्यू में अगर आप लगाते हैं तो केबल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो कभी भी केबल का जो रेटेड करंट वैल्यू है उससे कम रेटेड करंट पे रिवाइवेबल फ्यूज को आप लोग लगाइएगा। इससे आपकी जो केबल होगी वो सुरक्षित रहेगी। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पीयर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि करंट कैरिंग कैपेसिटी 32 एम्पीयर है, तो 32 एम्पीयर से कम ही रिवाइवल फ्यूज की रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो 32 से कम क्या है, 26 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 एम्पीयर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज? SWG से तार का आकार मापने का परास क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। चलिए विकल्प देख लेते हैं। 0 से 44 रेंज या 0 से 42 रेंज, 0 से 38 रेंज या 0 से 36 रेंज। तो SWG का जो मेजरिंग रेंज होता है वो कितना होता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से 36। तो साथियों, SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका मतलब है कि मानक तार प्रमाप या तार की मोटाई को मापने का एक तरीका है। यानी SWG से हम तार की मोटाई को मापते हैं। SWG का इस्तेमाल अब तक बहुत कम होता है, हालांकि गिटार की तारों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक वायरों की मोटाई मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, SWG से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं कि SWG की जो संख्या होती है 0000000 या 7/0 सबसे मोटा और 50 सबसे पतला तक की होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर तार का प्रमाप 20 से 30 के बीच में होता है। ठीक है, अब आप
देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज है। सबसे बड़ा जो आकार आपको दिख रहा है 1 नंबर का आकार दिख रहा है, यानी जिस आकार का नंबर छोटा होगा उसका जो आकार होगा, जो व्यास होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, यही आप देख पा रहे हैं कि सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वो 36 नंबर है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है 0 से क्या है 36 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट? इस तार जोड़ का क्या नाम है? एरियल टैप जोड़, नोटेड टैप जोड़, या डुप्लीकेट क्रॉस टैप, या डबल क्रॉस टैप? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इस चित्र को देख करके आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोटेड टैप जोड़। तो इस टाइप का यदि आपको जोड़ दिखता है तो इसका नाम होता है नोटेड टैप जोड़। नोटेड टैप जोड़ विद्युत कंडक्टरों को जोड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल भारी तन्यता तनाव में किया जाता है। ये जो है मेन ब्रांच है जो सप्लाई जाती है और यहाँ से हम टैपिंग ले रहे हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत तरह के यहाँ पे जोड़ आपको दिख रहे हैं। पहला जो जोड़ है वो है डबल क्रॉस ज्वाइंट। तो आप देख पा रहे हैं कि एक साथ 2 तार को जोड़ा गया है, ठीक है, एक ही साइड से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉस ज्वाइंट, एक तार को तो इधर से लपेटा गया है और दूसरे तार को इधर से लपेटना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस ज्वाइंट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका रेड टेल या पिग टेल ज्वाइंट, ये 2 तारों को ट्विस्ट किया गया है। ठीक, ये है आपका नोटेड टैप ज्वाइंट और इसे कहते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ठीक है, तो जितने भी चित्र हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। नेक्स्ट जो ज्वाइंट है वो प्लेन टैप ज्वाइंट है। एक तार में अन्य दूसरे तार को यहाँ पे लपेटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज आयरन? यानी गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? रेजिन या जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, गैल्वेनीकृत लोहे को सोल्डरिंग करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है फ्लक्स, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, दुकान में आप जाते होंगे तो ऐसा डिब्बी आपको दिखता होगा और आप भी यूज किए होंगे। ठीक है, तो यही है आपका फ्लक्स। चलिए, सोल्डरिंग की प्रक्रिया में उपयोग होने वाला फ्लक्स पाउडर, पेस्ट तथा द्रव तीनों अवस्था में उपलब्ध होता है। पाउडर में भी उपलब्ध होगा, पेस्ट में भी उपलब्ध होगा और द्रव में भी होगा। ठीक, सोल्डरिंग करते समय ऑक्साइड की परत ना जमा हो सके इसके लिए सोल्डर के साथ फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब आप सोल्डरिंग करते हो तो क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो इसके लिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स ऑक्सीकरण से बचाव के साथ ही सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में भी सहायता प्रदान करता है और सोल्डर की जाने वाली सतह का ऑक्सीकरण रहित होना, चिकनाई रहित होना और अन्य गंदगी से रहित होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सोल्डरिंग करने में बेस धातु का फ्यूजन नहीं होता है तो सोल्डर फ्लक्स निम्न कार्य करते हैं। क्या करते हैं, तो सोल्डर की जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से अपने को घोलकर बाहर निकाला जाता है या ऑक्साइड बनाने से रोकता है। पिघले हुए सोल्डर को ऑक्साइड बनाने से रोकता है। सोल्डर का पृष्ठ तनाव कम रहता है जिससे यह पतला होकर समस्त जोड़ में फैल जाता है। फ्लक्स सोल्डर आयरन का ताप जोड़ के तल में पहुंचाने में सहायक करते हैं। तो ये सब इसकी खूबियां हैं। इसके अतिरिक्त फ्लक्स सोल्डर की पकड़ को मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। अच्छे फ्लक्स में कम ताप पर ही धातु तथा सोल्डर के ऑक्साइड बाहर निकालने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक, तो और क्या गुण होना चाहिए, वाष्पानांक और आपका जो गलनांक अधिक होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा यह सफाई नहीं कर पाएगा और इसकी आधार धातु या सोल्डर की धातु से कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर
क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क, यानी मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग, या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीप सोल्डरिंग। अब डीप सोल्डरिंग क्या होता है? तो डीप सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी में जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक छोटे पैमाने की सोल्डरिंग प्रक्रिया है जो कि आप लोग घर में करते हैं और खुद से भी कर लेते हैं। डीप सोल्डरिंग विधि के बारे में कुछ निम्न जानकारियां हैं। सोल्डर बोर्ड के उजागर धातु क्षेत्र में गीला सोल्डर लगाया जाता है। इससे एक यांत्रिक और विद्युत कनेक्शन बनता है। अब जान लेते हैं कि सोल्डरिंग क्या होता है। तो सोल्डरिंग में धातु की सतह को जोड़ने के लिए कम गलनांक वाली फीलर धातु का उपयोग किया जाता है, जिसे सोल्डर भी कहा जाता है। सोल्डर आमतौर पर टीन और शीशे से बने मिश्र धातु के बने होते हैं। इसका गलनांक क्या होता है? तो गलनांक भी जान लेते हैं। गलनांक होता है 235 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कि जब टीन और शीशा मिलाया जाता है तो मिश्रण का गलनांक 183 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। मिश्र धातु को 316 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म लोहे का उपयोग करके पिघलाया जाता है। जैसे जैसे सोल्डर ठंडा होता है, धातु की सतह के बीच एक मजबूती विद्युत और यांत्रिक बंधन बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज यक्स इन द अंडरग्राउंड केबल? इस भूमिगत केबल में यक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। बेडिंग, आर्मरिंग, लेड शीथ, या कागज कुचालक। तो चित्र को आप लोग गौर से देखिए और सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेडिंग, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आगे केबल के बारे में। तो केबल किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो केबल एक ऐसा साधन होता है जिससे एक या एक से अधिक तार आपस में ऐंठे होते हैं तथा जिसमें कई कोर वाला अचालक आवरण होता है, केबल कहलाता है। या दो से अधिक अचालक युक्त तारों को किसी दूसरे अचालक आवरण में व्यवस्थित जमा देना केबल कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया केबल की परिभाषा। अब केबल का चयन कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी एग्जाम में आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के कामों में उपयोग होने वाली केबल में हम अक्सर केबल की करंट प्रवाहित करने की क्षमता और केबल के तार की मोटाई को ही देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो केबल की क्षमता उसके करंट पे ही निर्भर करता है और तार की मोटाई पे निर्भर करता है। लेकिन किसी केबल का चयन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेन जो बातें हैं कि इसकी गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए और उच्च लाइफ वाली केबल होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही केबल कितने टाइप के होते हैं इसको भी आप लोग जान जाइए। तो साथियों केबल तो मुख्य रूप से 8 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है VIR केबल, इसके बाद CTS केबल, इसके बाद PVC केबल, लेड शीथ केबल और वेदर प्रूफ केबल, ट्रोपोड्योर केबल, फ्लेक्सिबल केबल और आर्मर्ड केबल, ठीक है। तो ये इंसुलेशन आवरण के आधार पे इसके प्रकार को बांटा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वोल्टेज ग्रेड के अनुसार केबल का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो वोल्टेज ग्रेड के अनुसार लो वोल्टेज केबल होता है, मीडियम वोल्टेज केबल होता है, हाई वोल्टेज केबल होता है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, केबल को बांटते हैं। जो लो वोल्टेज केबल होता है 1.1 से 11 तक होता है। ये 11 से आपका 36 तक होता है, ये 36 से 66 तक होता है और ये 66 से ज़्यादा तक होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि केबल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो देखिए केबल का जो पार्ट होता है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सिम्बास। तो आपको याद करना है सिम्बास, ठीक। C से होता है कंडक्टर, I से होता है कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन, इसके बाद मेटलिक शीथ होता है, ठीक। इसके बाद बेडिंग होता है, बेडिंग के बाद आर्मरिंग होगा और आर्मरिंग के बाद सर्विंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। पहला C मतलब
कंडक्टर, आई मतलब इंसुलेटर जो कंडक्टर के ऊपर होता है, एम मतलब मैट्रिक्स शीट होता है, बी मतलब बेडिंग होता है, और ए मतलब आर्मरिंग होता है, और यस मतलब सर्विंग होता है। सी से कंडक्टर भी होता है और कोर भी होता है। तो यहाँ पे आप केवल कितने कोर की देख पा रहे हैं? तो 3 कोर की केवल यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, 1 कोर, 2 कोर और 3 कोर। ठीक है, तो केबल के मुख्य भाग होते हैं कोर, इंसुलेशन, मेटलिक शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। सर्विंग जो होता है आपको सबसे ऊपर दिखेगा, उसके नीचे आर्मरिंग दिखेगा, ठीक उसके नीचे बेडिंग दिखेगा, और इसके बाद मेटलिक शीट दिखेगा। इसके बाद इंसुलेशन होगा जो कंडक्टर पे लगा होगा। इसके बाद आपको कोर या कंडक्टर दिखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म XLPE केबल, यानी XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेलाइन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेलाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल, यानी भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो केबल को नमी से बचाता है, या केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, या धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, या एटमॉस्फेयर कंडीशन से आर्मरिंग का सुरक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वातावरण की परिस्थिति से जो आर्मरिंग होता है उसको बचाता है। सर्विंग का काम यही होता है। तो साथियों सबसे ऊपर जो होता है वो सर्विंग होता है, जैसा कि आपको अभी बताया भी गया है। तो सबसे ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सर्विंग ही है। ठीक, यहाँ पे ये सर्विंग है, इसके बाद आपको आर्मरिंग दिख रहा है। ठीक, तो सर्विंग ऊपर है तो आर्मरिंग को ही तो सेव करेगा। आर्मरिंग किसको सेव करेगा? बेडिंग को सेव करेगा। बेडिंग किसको सेव करेगा? तो मेटलिक शीट, और मेटलिक शीट इंसुलेशन को, इंसुलेशन कोर को। तो इस तरह से ये आपको केबल में दिखता है, ये क्रम वाइज होता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सिम्बास। सिम्बास क्या है? सिम्बास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, सर्विंग आर्मरिंग को वायुमंडलीय परिस्थितियों से बचाने के लिए आर्मरिंग के ऊपर संस्तरण के समान रेशेदार सामग्री जैसे जूट की एक परत प्रदान की जाती है। इसे सर्विंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, केबल में बेडिंग का क्या काम होता है? तो केबल में बेडिंग का काम, केबल को बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को ही बेडिंग कहते हैं। बेडिंग का काम है केबल को यांत्रिक चोट से बचाना। तो बेडिंग किसका बनाता है? पीवीसी का बना होता है। पीवीसी का बेडिंग बना होता है। अगला जो भाग होता है आर्मरिंग होता है। तो आर्मरिंग का काम है बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग प्रदान की जाती है। आर्मरिंग किसकी होती है? तो गैल्वेनाइज स्टील वायर या स्टील टेप की 1 या 2 परतें होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? केबल को बिछाने और हैंडलिंग के दौरान यांत्रिक चोट से बचाना। आर्मरिंग कहाँ होता है? तो सर्विंग के ठीक नीचे आर्मरिंग होता है। अगला प्रश्न है विच टाइप ए फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय द लूप टेस्ट, यानी लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? विकल्प है भू दोष, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष, या कमजोर कुचालक दोष। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथ दोष, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ये आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देख करके आपको बताना था। तो ये आप चित्र देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट दोष को ज्ञात करने के लिए ये लूप टेस्ट किया गया है। केबल का लूप टेस्टिंग या लूप प्रतिबाधा परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि
विद्युत प्रणाली में लगे फ्यूज और सर्किट ब्रेकर सही तरीके से काम कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि सिस्टम डिजाइन के मुताबिक काम कर रहा है। लूप टेस्टिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? तो खराबी आने पर सर्किट को तेज़ी से डिस्कनेक्ट कर सकता है और ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और आग चोट या बिजली का झटका लगने की संभावना कम रहती है। लूप टेस्टिंग से किसी भी शॉर्ट सर्किट का पता लगाया जा सकता है। लूप टेस्टिंग से यह पता चल सकता है कि सिस्टम डिजाइन के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच केबल लेइंग मेथड इज यूज इन जनरेटिंग स्टेशन, यानी उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? डक्ट में, हवा में रैक, या भवन के साथ, या सीधे ज़मीन में? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में रैक। तो आपको पता है कि केबल ट्रे के द्वारा हम केबल को हवा में भी बिछाते हैं। ठीक है, तो जो उत्पादन संयंत्र होते हैं यानी पावर प्लांट जो होते हैं, वहाँ जो केबलें बिछती हैं वो हवा के रैक में ही बिछती हैं। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।